गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। शुरू करें भाई क्लास। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में भाई लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट किया था हमने और उसमें देखा था कि किस किस तरह के प्रोविजन है और इसका जो पैकेज कमोडिटी रूल है उसके बारे में हमने जाना था कि उसके जो अनेक्सर 1, 2 और 5 के अंदर ऐसी चीजें दे रखी हैं जो पैकेज्ड कमोडिटी हैं या पैकेज्ड फूड आइटम हैं, उनके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें बताई गई है। वजन या माप को लेके कोई भी लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स के अंदर जो भी चीजें बताई गई हैं वो सभी इंडस्ट्रीज को माननी पड़ती हैं। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, मोटे तौर पे डायरेक्ट अगर आपको देखनी है तो वो आपको फर्स्ट शेड्यूल में, अनेक्सर की बजाय ये फर्स्ट शेड्यूल में है कि कितना एरर परमिटेड है या कितनी डेफिशिएंसी हो सकती है, नेट क्वांटिटी जितनी भी डिक्लेयर की है अगर वो नंबर्स में है, एमएल में है या ग्राम में है। तो जो आपके नोट्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर मैंने ये डाल दी है। अब जो अपने को देखना है इसके अंदर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कि इसमें ऑफेंसेस और पेनल्टीज बताई गई हैं जो हमारे समझने वाली चीजें हैं। तो किसी तरह की कोई भी अल्टरेशन, कोई भी गड़बड़ अगर कर रखी है तो उस सभी के लिए किस तरीके का ऑफेंस है यानी कैसी गलती है उसी तरीके की उसके अंदर सजा दी गई है। 4.7.1 हमारा ये इसी चीज के ऊपर है कि इसमें ऑफेंसेस और पेनल्टीज बताई गई हैं
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंडर, और जो इसके रूल बनाए गए यहाँ के, उनमें जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें जो मेन चीज ये है कि अगर कहीं भी आपके वेट में, मेजर में लिमिट से ज्यादा अगर एरर हुआ तो उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। इवन सेक्शन 18(1) के अंदर अगर आप नॉन स्टैंडर्ड पैकेज बेचते हो, यानी इन्होंने 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम का है, आप 136 ग्राम, 122 ग्राम अगर बनाते हो, तो इसमें 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और सेकंड जो होगा उसमें 50,000 अगर सेम ऑफेंस दोबारा करते हो तो। उसके बाद 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, और साथ में 1 साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि क्या ऑफेंस है और उसकी क्या सजा है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवानी जरूरी है इंडस्ट्री की, जहाँ पे वेट एंड मेजर का काम होता है। अगर कोई इंपोर्टर है जिसने वेट एंड मेजर एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी, तो उसको 25,000 रुपये तक का जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पे उसको 6 महीने तक की जेल या फाइन। ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन देने पे या गलत रिटर्न फाइल करने पे, टैक्स रिटर्न फाइल करने पे, या गलत इनकी जो रिटर्न होती है वेट एंड मेजर के अंदर जो बताना पड़ता है, तो इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सेकंड टाइम में 6 महीने की जेल या दोनों। सील अगर लगाई गई है और उनको नकली सील अगर आपने बना के लगाई है कहीं वेट एंड मेजर में, जिस तरह आपकी मशीन को इन्होंने चेक कर लिया, ठीक कर लिया है, लेकिन कई क्या करते हैं, गड़बड़ करने के लिए उस सील को तोड़ के और दूसरी नकली सील लगा देते हैं। अगर इस तरह की है तो 6 महीने तक कम से कम जेल, जिसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है सेकंड ऑफेंस पे। इसमें ये 5 साल तक की भी जेल हो सकती है। तो कह देते ना, सील तोड़ के बदले के फर्क पड़ा है, तो ये फर्क पड़ा है कि पहली बार अगर गलती करिए तो 6 महीने से लेके 1 साल तक का आपको जेल हो सकती है, और दूसरा ऑफेंस अगर दोबारा पकड़े गए तो फिर आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। बिना लाइसेंस के अगर आप कोई भी वेट या मेजर बना रहे हो तो इसमें भी आपको 25,000 रुपये जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों। अगर जो लाइसेंस आपने लिया है उसमें छेड़खानी करी है, ये 1 साल की बजाय 2 साल का बना लिया, डेट चेंज कर ली, तो इस तरह के कामों के लिए 25,000 रुपये तक का जुर्माना या जेल 1 साल तक की या दोनों। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर कहीं आपने मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जो लिख रखा है पैकर ने, मैन्युफैक्चरर ने, कई बार क्या करते हैं दुकानदार उसी के ऊपर पेन चला के और उसका नया रेट बना देते हैं। मान लो 20 रुपये है तो उसी के ऊपर पेन चला के 30 रुपये बना दिया, और ऐसा करके अगर कोई बेचता है तो उसको 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। फिर मेघालय का जो लीगल मेट्रोलॉजी एनफोर्समेंट रूल है वो थोड़े अलग हैं, इन्होंने अलग बना रखे हैं अपने, तो कुछ उसकी हाइलाइट्स दे रखी हैं इसमें। इस तरीके से अपना जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है ये कंप्लीट होता है भाई। तो अगर कहीं भी इस तरह की वेट मेजर को लेके समस्या उत्पन्न हो जाए तो आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा है वो समझना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अगला जो एक्ट है अपने सिलेबस में वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसकी हिस्ट्री आप देखोगे, ऑर्डर था 1956 का, फिर ये 1957 में एक्ट बना, नहीं
1955 का एक्ट है। इस ऑर्डर की अडेप्टेशन हुई 1956 में, जो ऑर्डर था, फिर अमेंडमेंट हुई 57 में, फिर सेकेंड अमेंडमेंट हुई। तो इस तरीके से अमेंडमेंट होती होती है लास्ट तक अब एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2010 का ये एक्ट अभी चल रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज नाम से ही पता चल रहा है कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए ये एक्ट है। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज कौन कौन सी आती हैं? ड्रग्स हैं, इसके लिए अलग से एक शेड्यूल बनाया गया है जो कि क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अलग से है इंडिया में, डीसी एक्ट 1940 का। उसके अंदर क्लॉज बी है सेक्शन 3 का, उसमें जो ड्रग्स बताई गई हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं। नंबर 2 पे फर्टिलाइजर हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है या मिक्स्ड है। खाने पीने का सामान है जिसके अंदर एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स ये इंक्लूडेड है। फिर कुछ कॉटन इंडस्ट्री के, पेट्रो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जूट है, सीड्स हैं फूड क्रॉप्स के, और फ्रूट एंड वेजिटेबल के सीड्स हैं। पशुओं का जो चारा होता है, कैटल फॉडर, उसके जो सीड्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर है क्या बेसिकली ये एक्ट? ये एक्ट बेसिकली बनाया गया था होर्डिंग को रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। होर्डिंग का मतलब होता है सामान इकट्ठा कर लेना खूब सारा, जब मार्केट में वो सामान नहीं होगा फिर उसको बढ़ा के दामों में बेचना। इसको काला बाजारी भी कहते हैं। जो बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं इनके बिना जनता का गुजारा नहीं होता, और इनको अगर किसी ने स्टॉक करके रख लिया तो वो मुंह मांगे दाम मांगते हैं फिर। तो पूरे देश में ये लागू है। इसके अंदर दालें हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेट्रोलियम पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी सामान के दाम आसमान छूने लग गए हैं शॉर्ट सप्लाई के कारण, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को ऑर्डर देती है कि भाई इसकी स्टॉक होल्डिंग लिमिट है कि एक बंदा 1000 क्विंटल से ज़्यादा नहीं रख सकता गेहूं, या एक बंदा 5000 क्विंटल से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो इस तरीके के डायरेक्टिव जारी करती है स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को, और वो बताती है कि कब तक चलेगा ये, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या जुलाई 2021 तक। तो जो भी उस आइटम का सेलर है या होलसेलर है, रिटेलर है, इंपोर्टर है, उसको हर एक को रोक दिया जाता है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा एक बंदा अपना स्टोर करके नहीं रख सकता। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है स्टोरेज की, तो अगर वो कोई फॉलो नहीं करता और उसकी पुलिस कंप्लेंट मिलती है, या वैसे ही लगता है इनको कि इस बंदे ने अपनी लिमिट से ज्यादा रखा है अपने वेयर हाउस में या दुकान में कहीं भी, तो उसके ऊपर फिर पुलिस रेड करके उसको पकड़ा जाता है इस एक्ट के अंदर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। अब जैसे 30 जून 2020 को हैंड सैनिटाइजर और मास्क को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर कर दिया था। तो कोई भी आदमी इनको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकता, जो भी रखता है उसको उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, कितने लाया था, कब कब कितने कितने बेचे, अब उसके पास स्टॉक में कितने पड़े हैं। मेन एम तो यही है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का कि जो भी सप्लाई है एसेंशियल कमोडिटीज की वो अनइंटरप्टेड रहे, रुके ना, निर्बाध रूप से जारी रहे। जो गवर्नमेंट है इस एक्ट को जो रेगुलेट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एजेंसी है, मिनिस्ट्री है। ये जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके प्राइस स्टेबल रखने का काम करती है, इनकी जिम्मेवारी है ये एमआरपी भी फिक्स करती है। जैसे मास्क के केस में इन्होंने 2 प्लाई मास्क है जो उसका प्राइस 16 रुपये फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और क्या काम है इनके, कोई भी जिस सामान की ज़रूरत है उसको कोई अननेसेसरीली ज़्यादा स्टोर करके ना रख ले मुनाफा बनाने के चक्कर में। तो जो काला बाजारी है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उसको रोकने के लिए आपका ये एक्ट है।
अब हर स्टेट इसमें अपनी पसंद के मुताबिक जो भी इकोनॉमिक कंडीशन, वेदर है या नेचुरल कैलामिटीज है, वो स्टोरेज लिमिट्स को चेंज कर सकता है। 15 फरवरी 2002 से इस लिस्ट में जो एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट होती है उसमें टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बहुत सी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है, जिनकी जरूरत है, जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटा दिया जाता है। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज में जो चीज़ें आती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसमें आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट, नेफ्था वगैरह ये आ जाती हैं। फूड आइटम्स के अंदर एडिबल ऑयल है, सीड्स हैं, वेजिटेबल पल्सेस, पैडी, शुगर केन और इनसे बने हुए प्रोडक्ट जैसे शुगर है, खांडसरी है, ऐसे जूट और टेक्सटाइल के हैं, फर्टिलाइजर के हैं, हैंड सैनिटाइजर, मास्क हैं। पनिशमेंट क्या हो सकती है इसमें कि कोई भी अगर ऑफेंडर है इस एक्ट का जो होर्डिंग करके, सामान इकट्ठा करके और कालाबाजारी करता है, तो दो एक्ट हैं बेसिकली, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसके अंदर बताया गया है क्या क्या चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं, और दूसरा एक्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, पीवीएमएम एक्ट बोलते हैं इसको, 1980 का। तो इसमें जो ऑफेंडर है उनकी 7 साल तक की सजा हो सकती है अकेले इस एक्ट में, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और पीवीएमएम एक्ट के अंदर 6 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, उस बंदे को जेल में बंद किया जा सकता है। अब कहीं भी अगर रेट ज़्यादा है तो आप कहाँ पे कंप्लेंट करो और क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में बताएंगे अभी। दो, तीन, अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा रुपए चार्ज करता है किसी भी एसेंशियल आइटम के लिए, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1811-4000, इस नंबर पे कंप्लेंट की जा सकती है, या ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए www.consumerhelpline.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट की जरूरत नहीं, और आप ईमेल के जरिए भी ये ईमेल आईडी है DS एडमिन करके, दूसरी ईमेल आईडी ये है, और तीसरी ईमेल आईडी ये है। तो फ़ोन के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आप कैसे भी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर किसी एसेंशियल आइटम का MRP से ज़्यादा रेट लिया जा रहा हो तो ये था आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और उससे रिलेटेड एक्ट। अगला आता है आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। कोई भी चीज जब भारत से बाहर जाती है वो एक्सपोर्ट कहलाती है। इंडिया में आती है या किसी देश में आती है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी सामान जाएगा बाहर तो इस एक्ट की पालना करनी पड़ेगी, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 हम बोलते हैं। तो 1963 का ये एक्ट है जिसकी मेजर अमेंडमेंट 1984 में हुई थी। ये किस लिए बनाया गया था एक्ट? ताकि जो भी बाहर इंडिया से सामान जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
और ये वेरीफाई किया जाता है, साथ में उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। क्यों की जाती है? कि अगर बाहर घटिया सामान जाएगा, बेकार सामान जाएगा, तो हमारे सामान पे रोक लगा दी जाएगी और जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। एक्सपोर्ट काउंसिल या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, EIC बोलते हैं, इनकी क्या पावर्स हैं? ये वेरीफाई करती हैं और रिकॉग्नाइज करती हैं इस चीज को कि जो भी सामान बाहर भेजा जा रहा है वो जो स्टैंडर्ड्स जिस पे राजी हुए भेजने के लिए उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, यानी उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। ये एक्सपोर्टर जो यहाँ से सामान भेज रहा है उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो एक्सपोर्टर को सारी इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ेगी। कहीं पे भी लगता है कुछ भी गड़बड़ है तो ये किसी भी जगह पे एंटर कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जिन कमोडिटीज पे डाउट होता है या जिन व्हीकल्स पे कि ये सामान गलत लेके जा रहे हैं तो उन सभी को ये सीज कर सकते हैं। कोई भी व्हीकल रास्ते में पकड़ के जिसके अंदर एक्सपोर्ट का सामान जा रहा है उसको कन्फिस्केट, अपने काबू में ले सकते हैं। और अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, इनको अपना काम नहीं करने दे रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है एक्सपोर्ट काउंसिल के पास। तो इसका मेन मकसद तो यही है कि जो भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी अगर क्वालिटी बढ़िया है तो वो जाएगा, अगर घटिया है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और उसको बाहर नहीं भेजेंगे। बहुत से स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, जैसे मैंगो जूस का है, पाइनएप्पल जूस का है, श्रिम्प जैसे फ्रोजन फूड हैं। श्रिम्प झींगा बोलते हैं जिसको, पानी में इसको ग्रो करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, कैंड प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी वो इनकी इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर नहीं पाया जाता ढंग का स्क्रूटनी के अंदर तो उसको फिर बैन कर दिया जाता है या बाहर नहीं भेजा जाता। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने के अंडर ये एक्ट काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए मेन तो इनकी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है जो सेंट्रल इनकी एजेंसी है। इस सेंट्रल एजेंसी के अंडर है अलग अलग, इस काउंसिल के अंडर अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको हम एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी बोलते हैं। और साथ में एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, ये सारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं। कोई भी एक्सपोर्टेबल जो कमोडिटी है भेजने से पहले उसकी इंस्पेक्शन जरूरी है, लेकिन भेजने से पहले कई ऐसी कमोडिटी हैं जिनकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन यानी जाने से पहले इंस्पेक्शन उनकी एग्जम्प्टेड है, तो उनको इंस्पेक्ट नहीं करते। जो एग्जम्प्टेड लिस्ट में नहीं आती उनको ये चेक करते हैं। जो काउंसिल है उसकी जिम्मेवारी है कि जो इस एक्ट को देश में लागू करे, और बहुत सी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज हैं। हमारी तो एक फूड की आइटम है, इसके अलावा यहाँ से लेदर गुड्स है, स्पोर्ट्स के हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो उन सभी को ये प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ये करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो इनका डिपार्टमेंट है वो इंस्पेक्शन करता है जितने भी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं। इनके 50 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, जितने भी मेजर प्रोडक्शन सेंटर हैं वहाँ पे, और साथ में शिपमेंट के जो भी पोर्ट हैं हर जगह इनके ऑफिसेज हैं। तो 50 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं
एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के EIAs भी बोल देते हैं उनको, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी बोल देते हैं। हेडक्वार्टर जो है इनका दिल्ली में है, अभी इनका ऑफिस चेंज हुआ है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का, उसका दिखाएंगे अभी आपको। साथ में ये सारा काम करने के अलावा ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज भी करते हैं जो इनकी जगह इंस्पेक्शन का या क्वालिटी कंट्रोल का काम करें, यानी लैब्स वगैरह को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। गवर्नमेंट में फिलहाल एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट को, फिश को, फिशरी प्रोडक्ट को, जो पहले कंपलसरी होती थी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, उससे बाहर कर दिया है। बशर्ते जो एक्सपोर्टर है उसके पास इंपोर्टर फर्म जो दूसरे देश में जिसके पास भेज रहा है वहाँ का लेटर हो, जिसमें ओवरसीज बायर ने उसको कह रखा हो कि भाई प्री शिपमेंट की कोई इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी कुछ है टेस्टिंग वो हम करेंगे या हम सेटिस्फाइड हैं। तो इस तरह की बातें हैं इस रूल के अंदर, एक्ट के अंदर। अब इसमें जिक्र आया था कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इस सारे एक्ट को लागू करेगी। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल क्या है? जो सेक्शन 3 है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 63 का, उसमें ये कहा गया है कि एक्सपोर्ट ट्रेड को इंडिया के बढ़ावा देने के लिए अच्छे क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन के जरिए लागू करना है। तो इसमें जो EIC है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, ये एडवाइजरी बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको ये पावर दी गई है एक्ट के द्वारा कि वो ऐसी कमोडिटीज को या ऐसे सामान को नोटिफाई करे जिनका क्वालिटी कंट्रोल होगा या इंस्पेक्शन होगा एक्सपोर्ट से पहले। एक चीज। दूसरा, वो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे क्वालिटी के लिए, जो भी उन्होंने नोटिफाई कर रखी है कमोडिटीज जिनके लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है जरूरी है। फिर तीसरा, किस तरह का क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन अप्लाई होगा ऐसी कमोडिटीज पे, वो तरीके भी इजाद करें। तो एडवाइजरी रोल के साथ यानी सलाह देने के साथ साथ इसके पास टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। 5 इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं EIAs। वो 5 कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अंडर सेक्शन 7 जो इसको पावर दी गई है इस एक्ट में, उनके कारण इसने इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज को और फॉर्मुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ने को एम्पावर किया गया है इन सारे कामों के लिए। और ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के अंडर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं चेन्नई, जो इन 5 जगह पे, ये 5 ऐसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की जगह हैं जहां से व्यापार होता है अच्छा। तो दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई मेजर पोर्ट्स हैं। दूसरा, ये जो सर्टिफिकेशन करवाते हैं फूड आइटम्स के लिए, बेसिकली उसमें ये इंश्योर करते हैं कि जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो जिस फूड प्लांट से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होके जा रही है वहाँ पे FSMS इम्प्लीमेंटेड हो, वो ढंग से काम करता हो। तो ये चीज़ ये देखते हैं। साथ में ये जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको COI देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है कि कोई चीज को ये सर्टिफाई करना कि ये चीज यहीं की है, वो आज के दिन बड़ी इंपॉर्टेंस रखने लग गया। क्योंकि लोग, जिस तरह बंगाली रसगुल्ला है, बंगाली रसगुल्ला जो बंगाल की लिमिट के अंदर बना हुआ रसगुल्ला है, वो स्पेशल तरह का जिसका प्रोसीजर अलग है, सिर्फ उसी को हम बंगाली रसगुल्ला बोल सकते हैं। हाँसी के पेड़े जो हाँसी की हद में बनते हैं वही हाँसी के पेड़े हैं। कोई जींद जाके, हिसार जाके, भिवानी जाके ये नहीं कह सकता कि ये हाँसी के पेड़े हैं। तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, किसी भी चीज कोई कहाँ से पैदा होके चली है, कहाँ से बन के चली है। ये भी जितने भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है?
कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट है, इसके अंदर जो काउंसिल है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। ये एपेक्स बॉडी है, ये सबसे बड़ी बॉडी है। 10 मिनट की वार्निंग आई है, उसके बाद हम ब्रेक लेके भाई 12 बजे फिर क्लास शुरू करेंगे, या अभी ब्रेक ले लेंगे, 11:15 बजे शुरू कर लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपेक्स बॉडी है, जो मेन बॉडी है, वो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है। इसको पावर्स दी गई हैं, और ये पावर्स भी दी गई हैं कि ये कुछ स्पेशलिस्ट कमेटी बनाए ताकि ये अपना रोजमर्रा का काम आराम से कर सके। साथ में इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने के लिए, एडवाइस करने के लिए, और टेक्निकल कमेटी है इसको टेक्निकल मैटर्स पे एडवाइस देने के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर आपको। पहले के इसके अंदर एक एजेंसी और है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। वो खुद या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी जो इसकी फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जरिए सर्टिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड या क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का काम है। इसका जब आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखोगे ना, तो ये इसकी वेबसाइट है जो मैंने ऊपर डाली है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस साइट के ऊपर लेके जाएगा। साइट दिखाई दे रही है आपको? साइट दिख रही है क्या सबको? यस सर। साइट पे जाओगे तो एक नोटिस लगा हुआ है भाई ये कि इन्होंने फिलहाल अपनी जो लोकेशन है, पहले इनकी किदवई नगर में थी, नहीं ये किदवई नगर में गए हैं, तो इनके जो नया एड्रेस है 30 अक्टूबर से एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2nd फ्लोर, B प्लेट, ब्लॉक 1, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, न्यू दिल्ली। ये इनके फोन नंबर और ये एड्रेस रहेगा 30 अक्टूबर 2019 से। ये पूरी इनकी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता रखी ये सारी बातें, और साथ में बताया कि ये जो काउंसिल है इसके कौन कौन मेंबर होंगे। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो चेयरमैन होगा, फिर डायरेक्टर होगा इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का, वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी डायरेक्टर जनरल बनेगा वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो जाएगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो होता है, एक मार्क जिसका मिलता है हमें, वो एडवाइजर जो है वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स कोलकाता के अंदर ये जो डायरेक्टर जनरल है ये भी इसका मेंबर होगा। तो 4, एक मेंबर सेक्रेटरी जो सारी मीटिंग वगैरह होल्ड करता है, 3 मेंबर और एक चेयरमैन। तो 5 बंदों की ये हमारी काउंसिल होती है। इस काउंसिल के अंदर दूसरे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं जिसकी पावर इनको क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 के अंदर दी गई है कि डायरेक्टर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका मेंबर रहेगा। जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका मेंबर रहेगा। चेयरमैन एपीडा ये मेंबर रहेगा। चेयरमैन एमपीडा ये इसका चेयरमैन रहेगा, मेंबर रहेगा। चेयरमैन स्पाइस बोर्ड कोची वो इसका मेंबर होगा। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स को डील करता हो, वो इसका मेंबर रहेगा। तो जितने भी ये मिनिस्ट्री हैं प्लस कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपना डायरेक्टर NDRI करनाल वो भी इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है जो दिल्ली की, वो भी इसका मेंबर है। वाइस चांसलर है जो
निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, वो इसका मेंबर है, वीसी। और नॉमिनी मेंबर है ये लैब है उसका, ये दूसरा नॉमिनी मेंबर है कोई ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट फर्म है। ये एसजीएस जो लैब है उसका जो मेंबर, तो इस तरीके से 20 इन्होंने, इनके ये टोटल मेंबर और चेयरमैन होते हैं। इन सब से मिलके इनकी काउंसिल मेंबर्स बनते हैं। ये काउंसिल फिर सारा एक्सपोर्ट का और ये सारा काम देखती है, एडवाइस देती है, सलाह देती है गवर्नमेंट को, तब जाके अपना EIC का, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का काम चलता है। एक बार ब्रेक ले लो भाई 20 मिनट का। 20 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर